हेलो। आज बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 1857 का विद्रोह यूपीएससी का इतना फेवरेट टॉपिक है क्यों? मतलब हर साल प्रीलिम्स हो या मेंस, यहां से सवाल आना ऑलमोस्ट तय है। इसका जवाब छिपा है इसके मैसिव इम्पैक्ट में। एक ऐसा इम्पैक्ट जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव तक हिला दी थी। एंड इफ यू नीड प्रूफ, जरा स्क्रीन पर देखिए। ये यूपीएससी मेंस का एक एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सवाल सीधा है, इस रिवोल्ट की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करो। और आज का हमारा ये ब्रेकडाउन आपको एग्जैक्टली ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए इक्विप करेगा। ऑलराइट, तो चलिए डीप डाइव करते हैं कि आखिर ये विद्रोह हुआ ही क्यों, और इसे समझने का बेस्ट तरीका क्या है। हम इसके कॉजेस को यानी कारणों को अलग अलग कैटेगरीज में ब्रेक डाउन करेंगे, एग्जैक्टली वैसे जैसे आपको एक मेंस आंसर स्ट्रक्चर करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की। देखिए, ब्रिटिशर्स की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी, जैसे डलहौजी की इन फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अंडर सतारा, झांसी जैसे कई स्टेट्स को एनेक्स कर लिया गया, या फिर सब्सिडरी अलायंस, इन सब ने इंडियन रूलर्स को बस नाम का राजा बना के रख दिया था। एड टू दैट, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस के लिए कोई हाई पोस्ट नहीं, करप्शन एकदम चरम पर, और उनकी बात सुनने वाला कोई था ही नहीं। तो ये सब मिलके एक प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन बना रहा था। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज द कॉम्बिनेशन। एक तरफ इकोनॉमिक हार्डशिप और दूसरी तरफ कल्चरल इंटरफेरेंस। एक तरफ हैवी टैक्सेशन और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के डिस्ट्रक्शन ने लोगों की कमर तोड़ दी, फार्मर्स, जमींदार, एवरीवन वाज सफरिंग। और दूसरी तरफ सती एबोलिशन जैसे सोशल रिफॉर्म्स या क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज। लोगों को ये लगने लगा कि अंग्रेज अब हमारे धर्म और कल्चर को ही खत्म करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही डेडली कॉकटेल बन गया था। और फिर आते हैं मिलिट्री ग्रीवेंसेस पर। आर्मी में भी कंडीशंस कुछ ठीक नहीं थीं। सिपॉइज को ब्रिटिश सोल्जर्स के मुकाबले कम पे मिलती थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आ गया। इसने सिपॉइज को ओवरसीज जाकर सर्व करने पे मजबूर किया, जो उस टाइम पर कई लोगों के लिए धर्म के खिलाफ था। बट सबसे क्रूशल बात, ये सिपाही सिर्फ एक सोल्जर नहीं था, वो पेजेंट इन यूनिफॉर्म था। मतलब वो गांव में अपने परिवार की परेशानियों से डायरेक्टली कनेक्टेड था। और इतने सारे रीजंस के बाद बस एक चिंगारी की देर थी, एंड दैट स्पार्क वाज द ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस। नई एनफील्ड राइफल के लिए जो कार्ट्रिजेस आए, अफवाह फैली कि उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है और इन्हें यूज करने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपॉइज के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को डायरेक्टली हर्ट किया, एंड दैट वाज इट। सालों से जो गुस्सा दबा हुआ था, वो एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। सो द रिवोल्ट इरप्ट्स। आग लग चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आग फैली कैसे और इसके की प्लेयर्स कौन थे। तो मेरठ से रेबल सिपॉइज का पहला कदम था दिल्ली चलो। बट व्हाई दिल्ली? दिल्ली ही क्यों? बिकॉज दिल्ली सिंबल थी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का सिंबल, और मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वो उस लेजिटिमेसी का चेहरा थे। रेबल्स को एक लीडर चाहिए था, एक फिगर हेड जो इस रिवोल्ट को एक पैन इंडिया कैरेक्टर दे सके। प्लस दिल्ली स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट थी, वहां एक बड़ा आर्सनल मतलब शस्त्रागार था। ओके, नाउ दिस स्लाइड ये प्रीलिम्स के लिए लिटरली एक गोल्ड माइन है। मैच द फॉलोइंग्स टाइप क्वेश्चंस में ये पेयरिंग्स बहुत कॉमन है, तो ध्यान से देखिए। दिल्ली में जनरल बख्त खान, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह, एंड ऑफ कोर्स झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ये नाम और सेंटर्स, इनको एकदम लॉक कर लीजिए। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स अ की पॉइंट कि ये रिवोल्ट सिर्फ एक सिपॉय म्यूटनी नहीं था। द रोल ऑफ विमेन लीडर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई एंड बेगम हजरत महल वॉज एब्सोल्युटली सेंट्रल। इन्होंने सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप ही नहीं दी, बल्कि पॉलिटिकल डायरेक्शन भी दी, जो इस रेजिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी था। रिवोल्ट को बहुत ब्रूटली सप्रेस कर दिया गया, बट इसने इंडिया में ब्रिटिश रूल के नेचर को फॉरएवर के लिए चेंज कर दिया। लेट्स सी हाउ। सबसे बड़ा एंड द मोस्ट इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस, द ट्रांसफर ऑफ पावर। इंडिया का रूल एक ट्रेडिंग कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। इसे फॉर्मलाइज किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। एंड नाउ द गवर्नर जनरल बिकेम द वाइसरॉय। वाइसरॉय मतलब क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स ने आर्मी को कंप्लीटली ओवरहॉल किया ताकि ऐसा रिवोल्ट दोबारा कभी ना हो।
स्टेप 1, यूरोपियन सोल्जर्स का प्रपोर्शन बढ़ाया गया। स्टेप 2, आर्टिलरी जैसे की वेपन्स अब सिर्फ यूरोपियन कंट्रोल में रखे गए। स्टेप 3, मार्शल रेस थियोरी इंट्रोड्यूस की गई, मतलब सिख्स, गुरखा जैसी कम्युनिटीज से रिक्रूटमेंट पर फोकस किया गया, जिन्हें लॉयल माना जाता था। एंड स्टेप 4, रेजिमेंट्स में डिवाइड एंड रूल को सिस्टमैटिकली अप्लाई किया गया। बेसिकली ये डिवाइड एंड रूल का आर्मी वर्जन था। ओके, तो चलिए अब सारे की पॉइंट्स को कंसोलिडेट करते हैं फॉर बोथ योर प्रीलिम्स एंड मेंस। ये है आपके प्रीलिम्स के लिए फास्ट फैक्ट्स, अ काइंड ऑफ अ क्विक रिवीजन। फर्स्ट वाइसरॉय कौन? लॉर्ड कैनिंग। किस एक्ट ने कंपनी रूल खत्म किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अबॉलिश कर दिया गया। और मार्शल रेस थियरी, ये 1857 के बाद का ही कॉन्सेप्ट है। ये फैक्चुअल पॉइंट्स सीधे सीधे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। एंड नाउ फॉर योर मेन्स आंसर। ये वो एनालिटिकल पॉइंट्स हैं जिनसे आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग बनेगा। नंबर 1, द नेचर ऑफ द रिवोल्ट। ये सिर्फ एक म्यूटिनी से कहीं ज्यादा था, इसका मास बेस्ड कैरेक्टर था। नंबर 2, एक मेजर कॉन्सिक्वेंस, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। नंबर 3, ब्रिटिशर्स ने अब प्रिंसेस और जमींदार्स को अपना एलाई बनाना शुरू कर दिया। एंड फाइनली इट्स लेगेसी। भले ये रिवोल्ट फेल हो गया, पर इसने इंडियन नेशनलिज्म के बीज बो दिए। द फाउंडेशन वाज लेड। तो आखिर में बस एक सवाल, Was 1857 the end of a revolt or the beginning of a revolution? क्या ये सिर्फ एक विद्रोह का अंत था या उस क्रांति की शुरुआत जिसकी मंजिल 90 साल बाद 1947 में मिली? इस पर जरूर सोचिएगा। Are you preparing for civil services? Do you want to ace it? तो हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।